नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को का दाव ऐसे वक्त पर खेला है जब हाल ही में पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता की कोशिश में बैठक की थी। एकजुट नजर भी आए थे। ये भी कहा था कि अब ये एकजुटता की कोशिश नजर आती रहेगी और यहां से जो एकता है उसे और मजबूत करने की कोशिश रहेगी। ये बैठकों का दौर चलता रहेगा। अगली बैठक जो है वो शिमला में होगी। अब यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष भी करता नजर आ रहा है। इस पर विपक्षी पार्टियों का अलग अलग रुख सामने आ रहा है। जहां आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना ने इसे समर्थन देने की बात की है, तो वहीं इसी मुद्दे पर शरद पवार न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू भी समर्थन दी नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू का रुख सस्पेंस भरा है। सभी रिलीजियस जितने एलिमेंट्स हैं उन सबसे बात करनी चाहिए। ऐसे में इन विपक्षी पार्टियों का रुख ये संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का ये प्रयास संवेदनशील मुद्दों पर बिखर रहा है। यूसीसी पर विपक्ष का एक राय ना होना लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट विपक्ष की कोशिश को बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या माना जाए, यूसीसी पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष फंसता नजर आ रहा है? इन्हीं सब सवालों पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा। इसमें दो पक्ष हैं। यूसीसी का सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल हम सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, क्लियरली मेंशन है, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको सभी दलों के साथ सहमति बनाकर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे अलग अलग संप्रदाय के लोग हो, समाज के, सबके साथ बैठकर डिस्कस करके सहमति के साथ ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में देश का सवाल, इन बड़े सवालों के साथ क्या बीजेपी के दांव में विपक्ष फंस रहा है? दूसरा बड़ा सवाल, विपक्ष के 2024 के गेम प्लान में यूसीसी क्या रोड़ा है? क्योंकि अध्यादेश जिस तरीके से आया था, अरविंद केजरीवाल अड़ गए थे कि कांग्रेस पहले ये कहे कि वो राज्यसभा में हमारा साथ देगी, कि वो हमारा समर्थन करेगी, यूसीसी के विरोध में खड़ी होगी, लेकिन इसको लेकर के जब एक राय नहीं बनी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। तो यूसीसी को लेकर के अलग अलग पार्टियों में अलग अलग राय होगी, तो फिर कैसे जो है ये शिखर सम्मेलन या फिर विपक्षी एकता एक साथ नजर आएगी? वहीं एक देश का सवाल और भी, क्या यूसीसी का मुद्दा 2024 में गेम चेंजर होगा? वहीं यूसीसी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष में क्या पहले से ही बिखराव हो गया है कि भाई आप मुद्दों पर इकट्ठे नहीं हैं, तो मुद्दों की राजनीति पर इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? जब आपके सबके मुद्दे अलग अलग हैं तो कैसे जनता के बीच जाएंगे? एक विपक्ष जाएगा यूसीसी के विरोध में, एक जाएगा कि पक्ष में, तो फिर वो दोनों एक साथ कैसे आएंगे? ये जनता को कैसे समझाएंगे? मनोज यादव हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। इम्तियाज अहमद अंसारी हैं, महासचिव जेडीयू से। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी से। एडवोकेट हरीश ढांडा हैं, अकाली दल से। फाजिल अहमद हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर निमी रस्तोगी हैं, आम आदमी पार्टी से। विनीत जिंदल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं सबसे पहले मनोज यादव आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं कपीश भाई आपसे लेना चाहता हूं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा ये कहा गया कि देखिए ये फोटो अब था, वहां फोटो खिंचाने के लिए गए, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन उसी मंच से जब यूसीसी का जिक्र किया गया तो तमाम पार्टियां अटी हुई नजर आ रही हैं। अब जब दोबारा इस तरीके की बैठक होगी जिसमें सभी पार्टियां एक गोलमेज सम्मेलन के लिए बैठेंगी, तो जिससे हम कहते हैं कि एक मत होंगी तमाम मुद्दों पर, तो यहां पर अगर यूसीसी पर बात होगी तो पहले से ही चीजें बटी हुई हैं। आप साथ में हैं, एनसीपी न्यूट्रल है, एक पार्टी अगेंस्ट है, दूसरी पार्टी है नहीं। आपका क्या रुख है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो ऐसे में फिर बात बनेगी कैसे? क्या यूसीसी ने पहले ही विपक्षी एकता में बिखराव ला दिया? पहला कमेंट आपसे। सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत और इतना खूबसूरत है, इसी का मुजाहरा आप देखिए। संविधान सभा ने जिस संविधान सभा के अंदर
इस आर्टिकल 31 में रखने की बात हुई थी, आगे चल के आर्टिकल 44 में रखा गया। उस समय भी संविधान सभा ही दो भागों में बटी हुई थी। तो क्या मान लें कि जिन संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए संविधान निर्माण किया, उन्होंने आधे अधूरे मन से किया, आधा अधूरा प्रयास था, या एक दूसरे की विरोधी थे? ये बात देखिए, ये एक मुद्दा है। और जो आर्टिकल 44 जिस मंशा के साथ रखी गई थी, वो मंशा आज भी उसी तरीके से बरकरार है, क्योंकि ये सहमति के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। और सहमति किसकी? जो लोग असहमत हो सकते हैं, जिनके रिलीजन से संबंधित तमाम, उस समय भी वही मुद्दे थे और आज भी वही मुद्दे हैं। क्या उसके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया गया? क्या संपर्क किया गया? क्या ऐसे धर्मगुरुओं से भी संपर्क किया गया? तो वो सारा मुद्दा है। अगर ये नहीं किया गया तो 9वें वर्ष में ऐसा सब होगा क्यों लेकर के आई मोदी सरकार? क्योंकि 10 साल आपके होने जा रहे हैं, तो 9वें साल क्यों आपका? ये एक पॉलिटिकल मूव है भारतीय जनता पार्टी का, और हम समझते हैं विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज तो है ना सर, एक छोटा सा काउंटर, मैं एक छोटा सा काउंटर चाह रहा हूँ सर। ये तो खुले तौर पर है ना कि ये कुछ होगा सर, ये इनके घोषणा पत्र में, इसलिए हमें नहीं लगता है सर, ये इनके मैनिफेस्टो में हमेशा से, जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, इतना गहरा हो जाए। कपीश जी एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा काउंटर है, फिर मैं मनोज जी से इसका जवाब ले लूंगा। क्योंकि भारत के लोग पॉलिटिकल मूव भारतीय जनता पार्टी का जान चुके हैं। कपीश जी अच्छे से इस बात को जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जाने की तैयारी कर रही है, तो एक एजेंडे के रूप में लाई है। लगता है आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज? नहीं, अब आइए बोले। हाँ, मैं एक छोटा सा काउंटर आपसे लेना चाह रहा हूं कि ये तो इनके मैनिफेस्टो में बिल्कुल शुरू से रहा है ना। जब सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे कि जब हमारी सरकार या कभी सत्ता में आए तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। आज भले 9वें साल में इसे खुलकर जो है वो बोल रहे हैं, और खुद इनकी यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो बोल रहे हैं कि यूसीसी आएगा। चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टैंड क्लियर होता है। इससे पहले राम मंदिर पर खुलकर बोलते थे और तमाम विषयों पर 370 पर बोलते थे, वो हो गया रिवोक। तो अगर जब यूसीसी पर ये खुल के बोल रहे हैं कि यूसीसी तो आएगा, तो बाकी दलों की फिर क्या राय होगी, ये भी तो निर्भर करेगा ही ना। और उसी से जनता तय करेगी कि मैं इसके साथ खड़ी रहूं या फिर नहीं खड़ा रहूं। मैं तो एक बात साफ कह रहा हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से एजेंडे के अंदर ये था, उनके घोषणा पत्र में था। तो 6.5 वर्ष 13 दिन की जो है वो अटल जी की सरकार हो, बाकी 9 वर्ष की इनकी सरकार क्यों नहीं प्रयास? और मैं दूसरी बात कहता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की लज्जा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बाबा साहब की रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहता था कि ये सहमति के आधार पर ही इसको लागू किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उस सरकार का पागलपन होगा। ये कोटेशन है बाबा साहब का। तो क्या ये सरकार पागल हो गई है? क्या पागलपन करेगी? तो दुनिया के आप विपक्षी दलों से इस बात की सहमति, विपक्ष का हर दल कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 44 के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सहमति के आधार पर लागू होना चाहिए, ना कि क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है तो हम देश तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये चीजें नहीं। वो तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे ही है, को लागू, वो तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे ही है। लेकिन फिर भी इसका मनोज ज्यादा जवाब दे दीजिए कि मतलब एक हवा बना दी गई है, और उस हवा से खलबली, और उस हवा से जो है कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जा रही कि जैसे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। असल में कुछ है नहीं, क्योंकि अगला चुनावी साल है, इसलिए चुनावी शगुफा छेड़ दिया। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, और इसको लेकर के अभी भी इतनी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है। देखिए सचिन जी, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। और ये मैं बता दूं कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जो चर्चा कर रहे हैं कपीश श्रीवास्तव जी, ये कपीश श्रीवास्तव जी भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यूसीसी लागू होना चाहिए। इसका ये लोग, जो लोग विरोध करने वाले लोग हैं, जो छदम धर्मनिरपेक्षता का कसीदे गढ़ने वाले लोग हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसको लागू होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी हिंदू कोड बिल तो लेकर के आए, लेकिन नतमस्तक हो गए तुष्टीकरण की राजनीति के सामने। और देखिए इसका कालक्रम देखिए, कालखंड देखिए, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया 2015 में उन्होंने दिशा निर्देश दिया, 2019 में दिशा निर्देश दिया, 2021 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट, और यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके ऊपर संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। जहां तक 1985 के शाहबानो मामले को याद कीजिए कि वहां पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से फैसला दिया कि इनको भरण पोषण का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी जी किस तरह से नतमस्तक हो गए वोट बैंक के सामने और तुष्टीकरण की राजनीति के सामने, किस तरह से वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस फैसले को बदलने का काम किया अध्यादेश ला करके। तो विषय यह है कि जिस तरह से इस देश के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है,
कहते हैं कि सेकुलरिज्म खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सचिन जी, 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, क्या सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा क्या इससे? क्या महिलाओं को 15 साल की उम्र, जो शरिया के अनुसार 15 साल की उम्र होती है, क्या महिलाओं को, बच्चियों को 15 साल की उम्र में ही शादी के लिए झोंक देना चाहिए क्या? क्या मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या उनको संपत्ति में अधिकार नहीं होना चाहिए? तो ये धर्मनिरपेक्षता के जो ठेकेदार है, जो सुडो सेकुलर गैंग है, मैं इनसे तुष्टीकरण के गिद्धों से मैं पूछना चाहता हूं कि पागलपन की हंक तो आपकी है, पागलपन की हंक आपकी है कि जो महिलाओं को बार बार महिलाओं को एक साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ में उनको समान नागरिक अधिकार संहिता के तहत उनको समान अधिकार देने से आप वंचित कर रहे हैं उनको। जब ट्रिपल तलाक आया, सचिन जी आपने देखा होगा किस तरह से हाहाकार मचाए इन्होंने, तो 370 आया तो हाहाकार मचाए। इस देश के अंदर जो जो अच्छे काम होते हैं उसमें हाहाकार मचाना और नकारात्मक राजनीति करना विपक्ष का एक एजेंडा बन चुका है। और जहां तक विपक्षी एकता की बात है, सचिन जी, उल्लू क्या है ना, जब उल्लू सोता है पेड़ पर तो उल्टा लटक जाता है। तो आपने देखा होगा वो समझ लेने लग जाता है कि देखो धरती मैंने सर पे उठा ली है। तो जो पटना में जो फोटो सेशन हुआ उसमें कुछ विपक्षी नेताओं ने ये समझ लिया कि हमने देश सर पे उठा लिया है। तो देश आपने सर पे नहीं उठाया, आप उल्टे लटके हुए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से नकारात्मक राजनीति करने वालों के मुंह पे तमाचा है। जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे हमारा गठबंधन बन गया है, अब मैं पूछना चाहता हूं कपिल श्रीवास्तव जी से और यहां पर जो बैठे लोग हैं, जो बड़े बड़े डिबेटर हैं, जो उसके पैरोकार बने हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जबकि इस्लामिक स्टेट चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, चाहे सूडान हो, इंडोनेशिया हो, यहां पर ट्रिपल तलाक और यूसीसी लागू है। तो मुझे बताइए कि वहां पर लागू है और हमारे इस देश के अंदर विरोध हो रहा है। तो मेरा सवाल यह बनता है कि क्या ये मुस्लिम महिला विरोध में नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाओं को क्या समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं क्या? तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की 3 कस्में थी, मैं बता देता हूं कपिल श्रीवास्तव जी। पहली कसम थी राम मंदिर का भव्य निर्माण, वो हो रहा है, आर्टिकल 370, और तीसरी कदम है हमारी यूसीसी, और निश्चित रूप से डंके की चोट पर यह होकर रहेगा। और जहां तक 22वें लो कमीशन ने सुझाव मांगा है तो आप सुझाव दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं ना, किंतु परंतु क्या है, खुले मन से आपको सुझाव देना चाहिए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप जनता के सामने मसौदा तो रख दीजिए, कि आप ये सिर्फ ये कह देते शिगुफा छेड़ दिया कि आना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि ठीक है संविधान में इसका लेके आना चाहिए। शिगुफा छेड़ दिया, ठीक है, बच्चियों को जो है वो भी राइट सेम होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि दूसरा जो है मुसलमानों के लिए जो एक अलग कानून हो सकता है, बाकियों के लिए एक अलग कानून हो सकता है, देश में बाकी जो है अलग तरीके से जिए और एक जो है बिल्कुल अलग तरीके से जिए, वो ठीक है। लेकिन कोई ड्राफ्ट तो आए, सचिन जी, उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर चीजें आएंगी। ये तो अभी कहीं ना कहीं शिगुफा ही नजर आता है ना। एक सेकंड, नहीं इसका जवाब दीजिएगा, क्यों, क्या मतलब शिगुफा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर विपक्ष की राय पहले जान ली जाए ताकि पता लगे विपक्ष कितना बड़ा हुआ है, या फिर बनिस्बत इसके, एक सेकंड, या फिर बनिस्बत इसके इम्तियाज अहमद अंसारी, या फिर बनिस्बत इसके इम्तियाज अहमद अंसारी कि भले इसमें 2 राय, एक सेकंड में वापस आ जाऊंगा आपके पास क्योंकि मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी बनिस्बत इसके कि भले इसमें 2 राय होंगी, कोई साथ होगा कोई नहीं होगा, आपकी पार्टी कह रही है कि अभी देखेंगे सोचेंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो बिल्कुल साथ हैं अगर ये आता है यूसीसी। तो बनिस्बत इसके विपक्षी एकता नहीं टूटेगी या टूट गई है? देखिए, ये यूसीसी एक सिर्फ चुनावी गुब्बारा है। इसका क्या मसौदा है, क्या ड्राफ्ट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ यूसीसी ये सिर्फ चुनावी गुब्बारा है। इसमें देखिए 2017 में जस्टिस PS चौहान के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इनकी कमेटी ने अनुशंसा किया था कि समाज के अल्पसंख्यक व सभी तबकों से इस बात की सहमति बनानी चाहिए। 2017 से यह अनुशंसा पड़ा हुआ है, 7 साल हो गया। उस अनुशंसा के बाद इस पे किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ। एक बात देखिए, ये यूसीसी के नाम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वोटों का ध्रुवीकरण करके, समाज में विभाजन करके, बहुसंख्यक समाज को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहती है। ये सिर्फ चुनावी, और इन्हीं के देखिए प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा, इन्हीं के सरकार में लॉ कमीशन से इसका रिपोर्ट मांगा गया था। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में बताया था कि इसके लिए सही समय देश में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ना इसकी जरूरत है, ना यह वांछनीय है। और इस तरह का इनको खुद अभी, आपकी पार्टी का मत क्या है?
को सफाई नहीं है कि ये लागू करना है कि नहीं करना है। वो तो कह रहे होना चाहिए, आपकी पार्टी का मत क्या है? नहीं, देखिए जेडीयू या इसका कोई हम इसका जब तक मसौदा नहीं आया था, इसका जब तक ड्राफ्टिंग नहीं आया था, तो इस पे पूरी बात कहां से कह जा सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार ये समूचे देश में हिंदू धर्म के भी, आदिवासियों को भी लेकर, वारिस संपत्ति विवाद को लेकर भी अलग अलग राय है, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज में भी कई सेक्शन है। झारखंड विधानसभा के डोमेट में आदिवासियों द्वारा अपने प्रस्ताव में पास किया गया था। दर्जनों आदिवासी वो पॉइंट वैलिड है, वो मैं जाऊंगा यूसीसी के इस पॉइंट को लेकर के। नीत जिंदल भी हमारे साथ है, उस पॉइंट वो वैलिड है, और हमारे साथ जो कपिल श्रीवास्तव है वो भी काफी वरिष्ठ एडवोकेट है। उस पॉइंट को लेकर के मैं जाऊंगा कि किस तरीके से आदिवासी हैं और जो बहुत संस्कृतिवादी और तमाम चीजें उनमें कैसे एक रूप आएगी। लेकिन सर मैं लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी से हैं निम्मी रस्तोगी जी, मुझे एक बात बताइए, जब एक टेबल पर बैठेंगे अगली बार, भले शिमला में बैठें, अगर यहां पर शिमला में बैठेंगे तो अरविंद केजरीवाल ये पूछ लेंगे कि भैया सबसे पहले ये बता दीजिए कि यूसीसी के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा जनता को अपनी रैली में। अब अगर जेडीयू कह देगी हम नहीं साथ खड़े हैं, आरजेडी कह देगी हम नहीं साथ खड़े हैं, तो फिर कैसे जनता को बताएंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं? जी देखिए सचिन, आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिगार्ड रखती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति, और हम उसको पॉलिटिकल रंग ना देते हैं, ना अपनी मनमर्जी चलाते हैं, ना इसमें किसी तरह की हम कोई डाइल्यूशन या किसी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं। हम पूरी तरह से संविधान का सम्मान करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हमारी सहमति है। लेकिन जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नोट कर दिया है और उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, किसी से राय नहीं ली गई है, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, जनता की सहमति नहीं है। वो तो लॉ कमीशन कर ही रहा है ना, वो तो विधि आयोग कर ही रहा है, सुझाव मांगे और यहाँ से कानून मंत्री ने बैठक भी की है, और साहब खुद प्रधानमंत्री का इसके बारे में कह देना, इसका मतलब वक्त तो करीब है। मैम कहीं ना कहीं स्टैंड तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब इनकी राजनीति हो, वोट कार्ड हो, वो जो भी हो, इनके तो मैनिफेस्टो में रहा है, अब कहीं ना कहीं स्टैंड आपका भी जनता पूछेगी। और खैर संदीप पाठक ने क्लियर किया भी कुछ ना कुछ। जी सचिन, जैसे कि हमने कहा कि हम संविधान के प्रति हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि मेरे को पैनलिस्ट और पार्टीज के लोग भी ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज ऐसा जाहिर नहीं होता है। जब दिल्ली की बात आती है तो गैर संवैधानिक तरीके से, अपने मनमानी तरीके से कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है, फिर वो लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आप संविधान को मानते हैं तो हर तरह से मानिए, सिर्फ अकेले अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप एक यूसीसी का लॉलीपॉप नहीं थमा सकते। अगर आप संविधान की कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको गैर संवैधानिक एक्ट, ऑर्डिनेंस लाने का कोई अधिकार नहीं है। मैम अभी तो इनको आप, वो तो ठीक है इनको अधिकार नहीं है, ये तो बताना इनको नहीं पड़ेगा ना, आपको तो बताना पड़ेगा साथ ही अपने दल को जो कि साथ बैठा होगा कि वो यूसीसी के अगेंस्ट है, आप कहेंगे कि आप पक्ष में है, वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ना। मनोज यादव और आप तो बैठेंगे नहीं एक टेबल पे, मेरे को तो नहीं लगता एक टेबल पे बैठेंगी। एक बार मैं हरीश जी का ओपिनियन ले लेता हूँ, मैं एक बार हरीश जी का ओपिनियन ले लेता हूँ। हरीश जी, भाई पंजाब में भी है, सिखों में भी अलग से मैरिज होती है, लेकिन बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है ना सर, और वही जो है उसी तरीके से कोर्ट में जो है तमाम तरीके की रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर उसके बाद डिवोर्स होता है तो भी उसी तरीके से होता है। तो क्यों नहीं यूसीसी जब आके एक तरीके से एक समान सबके लिए देखती हैं, तो ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए कि एक को देखे चश्मा लगा के, एक को ना देखे चश्मा लगा के। हरीश जी आपकी राय क्या है अकाली दल के नाते? ऐसी बात नहीं है जी। 21st लॉ कमीशन में जो रिपोर्ट आई उसको 5 साल तो उस पर किसी ने विचार नहीं किया। जस्टिस बलबीर सिंह चौहान जी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने बड़ी क्लियर कहा कि नाइदर ये नेसेसरी है नॉट डिजायरेबल। उन्होंने ये भी कहा कि डिफरेंट चाहे हैं लॉस, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और इंडिकेटिव है रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई कंट्रीज में यूनिफॉर्म लॉज बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो बिटवीन कल्चरली डाइवर्स पीपल अनफेयर हैं, और पर्टिकुलरली वीकन सेक्शन के लिए और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ही सजेस्टेड रिफॉर्म्स ऑफ लॉज। उन्होंने कहा इसको जेंडर बाइस करना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज की जरूरत नहीं। और जो सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी है वो डिसएडवांटेजेस नहीं होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए, जैसे ये अब होएगी। और जो वुमेन है, फेयर सेक्स हैं, उनको फ्रीडम ऑफ फेथ होना चाहिए,
and without compromising their right of equality. So this is the purpose of having laws. और इसके ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे लंबे टाइम की डिबेट इसी पे हुई, और उस डिबेट में जब 23/11/48 को हुई, अंबेडकर साहब ने, मुंशी जी ने, कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने अपने पक्ष रखे, मुस्लिम वर्ग के तरफ से उधर से भी थे स्पीकर्स 4-5, उनमें से 2 अगेंस्ट थे, एक फेवर में थे, अंबेडकर जी इसके फेवर में थे, बट अल्टीमेटली इट वाज थॉट कि ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये जरूरी नहीं होगा। नहीं, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 डाला गया ना, जिसका हवाला दिया जा रहा है कि एक गणतंत्र को, एक गणराज्य को एक ऐसा कानून लेकर के आना चाहिए जो कि यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूसीसी के फॉर्म में हो, जो दबे कुचले पिछड़े या फिर सांस्कृतिक रूप से जो हैं उनकी एक रूपता के लिए एक समान नागरिक जो है सभी को बना दे। उसी का काउंटर अंबेडकर जी ने वहीं दे दिया था कि जो ऐड कर रहे हैं 44 में, ये बाइंडिंग नहीं होगा, इट्स सजेस्टिव फॉर द स्टेट्स। सजेस्टिव स्टेट्स अपने ढंग से देखें किसको जरूरत है, किस स्टेट में जरूरत नहीं है। This was very clearly stated, and Ambedkar's words are well written in the debates of the Constituent Assembly. उसको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट वैलिड है, मैं स्टेट्स वाले पॉइंट पर भी आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं फाजिल अहमद, उनके पास उनका एक पॉइंट ले लूँ, फिर उसके बाद में वकील साहब है, क्योंकि आज बड़ा पैनल इसलिए थोड़ा टाइम मिल पा रहा है, इसलिए कमेंट छोटे रखेंगे। फाजिल अहमद, आपके क्या वैधानिक, आपके क्या लीगल पॉइंट्स हैं इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फाजिल अहमद, फिर उसके बाद हमारे जो एडवोकेट दोस्त हैं, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ मनोज भाई और कपीश भाई आपके पास। बोलिए फाजिल अहमद। देखिए सचिन जी, मैं बहुत कम समय में 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि बीजेपी के प्रवक्ता बार बार जोर दे के कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अरे भाई, ये कानून सबके लिए बन रहा है, सिर्फ मुसलमान के लिए थोड़े बन रहा है। इस कानून से सबको चलना पड़ेगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, सभी लोग इस कानून से चलेंगे। कोई एक कानून मुसलमान के लिए थोड़ी, बात यहीं आके फंस जाती है जब ये लोग बार मुसलमान करने लगते हैं। आप कानून बना रहे हो पूरे देश के लिए ना, कि सिर्फ मुसलमान के लिए बना रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सचिन जी, इस देश में एक कानून बना, दहेज निरोधक अधिनियम, जानते हैं ना आप, दहेज निरोधक अधिनियम। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे समाज के लोग तिलक लेते हैं। मतलब इस कानून के पास होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका धर्म ये कहता है कि हमारा तिलक लेना, हमारे लिए लेना और देना दोनों जायज है, इसलिए हम लोग लेते हैं और कानून को नहीं मानते। कोई नहीं मानता है, सभी लोग खुलेआम तिलक लेते हैं, तिलक देते हैं, दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, बाकायदा दहेज की लिस्ट जाती है। और एक समाज में चलन, कानून होने के बावजूद भी समाज में पूरी तरह से ये चल रहा है और कोई कानून इसको रोक नहीं रहा है। देश को राजनीति से, ध्रुवीकरण से या तुष्टीकरण से नहीं चलना चाहिए। देश संविधान से चले, कानून से चले, और कानून बनाइए लेकिन उसको चलाइए भी। कह रहे यूसीसी, अरे अभी तो 8 लाख उस पर पहुंच गया, 8 लाख लोगों ने अपना मत दे दिया कि भाई हम ये चाहते हैं। लेकिन जब बात हो रही है यूसीसी पर, तो घूम फिर कर क्या कि मुसलमान पे शुरू हो जा रही है। बीजेपी के लोग भी मुसलमान कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला, सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं, देश की सभी महिलाओं को। और ये कह रहे हैं कि 15 साल में एक पॉइंट आपका, फिर उसके बाद विनीत जी और उसके बाद मनोज यादव, शादी की उम्र होना चाहिए और नहीं होना चाहिए? एज ए स्कॉलर पूछ रहा हूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 19 साल है, ठीक है, मैं कह रहा हूं विद ऑल कंसल्टेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फासिल भाई, विद ऑल कंसल्टेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं सुना नहीं, आप क्या बोले? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विद कंसल्टेशन दोबारा बोलिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरी बात बताइए मुझे, आधी बात सुनाई दे रही है। यूसीसी दहेज निरोधक अधिनियम लागू होने के बावजूद भी लोग तिलक ले रहे, दहेज दे रहे, ये प्रचलन है ना समाज में। सर रेप की घटना भी आ जाती है, सरकार नहीं रोकती उसको। तो ऐसे तो रेप की घटना भी आ जाती है, कत्ल की घटना भी आ जाती है, ऐसे तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि तो सब कानून हटा दें। नहीं, बीजेपी के लोग फिर सब कानून हटा दें। बीजेपी के लोग तो दहेज ना दें और इस पर कानून पर इम्प्लीमेंट करें, कानून को इम्प्लीमेंट करें। कानून आने से पहले पूछ रहा हूं, कानून के साथ है कि नहीं? कानून क्यों बना रहे हैं जब आप चलाने की शक्ति नहीं रखते? तो आप कानून के साथ हैं कि नहीं है? मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के साथ हूं। और जब इस पर अभी तो ये बार यही कर रहे हैं, मुस्लिम। अरे भाई, ये आदिवासी, सिख, पार्लियामेंट में जो एमपी हैं वो सारे समाज से लोग आते हैं, उसमें बहस होगी।
अभी ये कानून, न तो कानून का मसौदा तैयार हुआ, ना ड्राफ्ट तैयार हुआ, न कुछ तैयारी हुई। खाली ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम, ये केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए देश के अंदर और राजनीति करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे 3 कानून बनाया था आपने, कृषि कानून लिया था किसी से राय, क्या हुआ उस कानून का? ये लोग तो कह रहे थे बहुत अच्छा कानून है, फिर अच्छा कानून है तो वापस क्यों ले लिए? जैसा ये कानून बनाते हैं और 370, ये इन्होंने बीजेपी के ने एक बात कही कि हमने 370 हटा दिया। आज मणिपुर चल रहा है 371 के चलते। जब एक विधान, एक संविधान की आप बात करते हैं तो 370 हटाइए, 371 भी हटाइए, 371 क्यों रहेगा? जब देश के अंदर एक संविधान, एक कानून की बात होती है तो 370 हटाया, 371 भी हटाइए। मुझे मालूम है कि आप जाते हैं, ठीक है विनीत, जमीन का बंटवारा, मैं एक सेकंड, विनीत इसकी लीगैलिटी, विनीत इतना आसान है कि जैसे तमाम पार्टीज हैं अपना रुख तो स्पष्ट कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठा दे रही हैं कि इतना आसान नहीं है लीगैलिटीज। जैसे हरीश जी कह रहे हैं कि पहले भी कहा गया लॉ कमीशन में जो पैनल बना था उसके द्वारा कि इसकी इतनी जरूरत ही नहीं है, लॉज जो है उसी को राइट्स करके जो है बनाया जा सकता है, या फिर जो है ये दिस इज द राइट टाइम के इसकी लीगैलिटीज को ध्यान में रख के सबसे कंसल्टेशन करके अब यूसीसी आ जाना चाहिए और ये ला सकते हैं। देखिए सचिन भाई, सबसे पहले समझने की बात यह है कि जैसे एक प्रिजम्पशन दिया जा रहा है कि एक बीजेपी का एजेंडा है, एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड यूसीसी लाने को लेकर है, तो मुझे लगता है वो गलत है। जब आप संविधान में धारा 44 और सबसेक्शन 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 44 की बात करते हैं, तो जब संविधान में लिखा गया इसका मतलब मंशा उसी टाइम पे थी कि इस चीज को लाने की जरूरत हो सकती है आगे। अब वो कब आए, कौन लेके आएगा, बीजेपी ने अगर वो स्टेप उठाया तो मुझे लगता है इसके लिए अगर संविधान की कोई चीज जो लिखी गई उसको पूरा करने के लिए अगर कोई पार्टी आगे आती है, मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये यूसीसी जो है ये सिविल राइट्स को लेकर है। आपको अडॉप्शन की बात हो, आपकी संपत्ति के अधिकार की बात हो, आपके मैरिज की बात हो, इन तीनों चीजों में अगर किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं तो उससे किसी को दिक्कत क्या है? कोई भी महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, जैसे पहले भी मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने बोला कि मुस्लिम महिला हो, आदिवासी लोग हों, या सिख, जो अभी तो सिख भी हिंदू धर्म के उसके हिसाब से जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन स्टिल सभी लोगों को, ईसाई धर्म हो, पारसी हो, सभी लोगों को अगर समान रूप से समान धारा में रखा जाए तो उससे परेशानी क्या है? अब परेशानी क्या होती है कि कहते हैं कि 9वां साल है तो बीजेपी लेके आ गई। भाई 9वां साल की बात नहीं है, जनसंघ था तब भी था, तब भी ये बात थी, और आज जब बीजेपी 1980 में जब बीजेपी का निर्माण हुआ तब भी ये बात थी, और आज अगर मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा इस स्टेप को लाया जा रहा है और लॉ कमीशन इसके ऊपर अपने सुझाव मांग रहा है, ड्राफ्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा, सब लोगों के सामने आएगा, और अगर चुनाव की बात साथ में ले आते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेमानी है, और सिर्फ इस चीज को कि यूसीसी को लाने। ठीक है मनोज यादव, जो 2-3 पॉइंट थे उनको क्लियर कर दीजिए। इम्तियाज जी हाथ उठा रहे हैं, फिर उसके बाद कपीश जी के पास जाऊंगा। एक तो मुस्लिम महिलाओं, जब ये आएगा सबके लिए तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को उनका राइट्स, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है वो पिछड़ी हैं, या फिर उनके लिए जो है वो ट्रिपल तलाक और ये 3 शादी के चक्कर में जो है उनका रिफॉर्म नहीं हो पाता, सिर्फ उनको टारगेट करना, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ा नहीं, तो सबके लिए आएगा। एक पॉइंट ये उठा, और दूसरा ये जो हरीश जी ने उठाया, और दूसरा ये एक सेकंड मैं फाजिल भाई हो गया, फाजिल हो गया, फाजिल जी हो गया, एक सेकंड फाजिल जी की आवाज गोवा के अंदर भी कॉमन सिविल कोड है और वहाँ हिंदू 2 शादी कर सकता है, गोवा के अंदर 2 शादी कर सकता है। हाँ ठीक है सर, वो कानूनी तौर पर कर सकता है ना, ऐसा नहीं है कोई, वो कानूनी तौर पर है ना सर, एक से डाइवोर्स होकर के। हाँ सर, हाँ कानूनी तौर का मतलब एक से डाइवोर्स करके तब जाके दूसरी शादी होती सर, कोर्ट जाना पड़ता है, कहीं ऐसे शरिया में नहीं जाना पड़ता। ये नहीं होता कि एक चीज जो है वो शरिया से चलेगी, बाकी चीज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाकी देश चलेगा। भले सिख चलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से, जैन चलेंगे, शादी तो पारसी भी अपने तरीके से करते हैं। 15 साल की लड़की से कोई मुसलमान शादी करेगा तो जेल जाएगा नहीं जाइए, बता दीजिए हम। जब 19 साल सबके लिए है तो हो रही ना, आप तो कह रहे हैं कि आप तो डोरी भी ले रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आप तो दहेज भी ले रहे हैं, होने के लिए तो आप ठीक है। मनोज यादव इसका जवाब दीजिए, मनोज यादव इसका जवाब दीजिए। और एक पॉइंट और जो सतीश जी उठा रहे थे वो कहीं खोना जाए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जैसे उत्तराखंड जो है बिल्कुल क्लोज बैठा है कि किसी भी वक्त जो है वहां पर आ जाएगा यूसीसी, बाकी और आपके जो स्टेट्स है, मध्य प्रदेश में भी लगभग तैयारी है यूसीसी आने की। तो जब स्टेट्स अपने अलग अलग तरीके से ला रहे हैं, और हरीश जी कह रहे हैं कि जब ऐसा ही कहा था बाबा साहब ने, जब स्टेट्स अपने अलग अलग तरीके से ला रहे हैं तो सेंटर फिर किस तरीके से कानून अलग होगा? जी सचिन जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए सचिन जी, ऐसा है कि जब मेरी पहली आपत्ति यह है कि जब 1 नेशन 1 लॉ बन रहा है तो इनको आपत्ति किस चीज़ से है? मैं मुस्लिम मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ,
सचिन जी, ये तुष्टीकरण के जो ठेकेदार है, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनकी दुकानें बंद होने वाली है, जो हलाला की दुकान चलाते हैं, ये क्या तरीका है बताइए? आप 2 बार बोल चुके हैं सचिन जी, मेरा जवाब नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। ये 2 बार बोल चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आपको करेक्ट कर रहे हैं कि आपने 3 बार कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा, आदिवासी महिला को अधिकार क्यों नहीं देंगे? आपका सवाल मैंने पहुंचा दिया ना, वो सीधा जवाब दे रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आपको देखिए, वो आपका पूरी डिबेट नहीं बोलने दूंगा, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आप देख लीजिए, जमीन देश को, अगर आप ऐसा चाहते हैं, देश में आनी चाहिए, एक शिक्षा नीति आनी चाहिए, जमीनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, सबके साथ मुझे मालूम है बंटवारा होना चाहिए। तमाम तक आपको जापान की ट्रेन पहुंचाओ, आप चीन जाने लगते हैं। मैं कर चुका हूं आपसे डिबेट सर, मैं कर चुका हूं। अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते, आपको जापान की बस पकड़ाते हैं, आप कह रहे हैं चीन की टिकट दे दो। मैं मानता हूं, ये आप बहुत बार ऐसा कर चुका, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं। एक सेकंड ना, मैंने आपका सवाल पहुंचा दिया। पूरे दुनिया का फाजिल जी की आवाज नहीं आएगी, मनोज जी अपना जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद कपीश जी और इम्तियाज। सचिन जी जी देखिए सचिन जी, ऐसा है कि ये जो यहाँ धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं ना, मैं ये बोल रहे हैं यहाँ बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हो तो क्रिमिनल लॉ को मानते हो, आप सिविल लॉ क्यों नहीं मानते हो? आपको आपत्ति होती है? आप सरिया मानो, सरिया मानो, सरिया मानो, हाथ के बदले क्रिमिनल लॉ में भी सरिया को मानना चाहिए। क्या तरीका है सचिन जी? करवा दी मैंने, इनकी आवाज डाउन करवा दी, क्योंकि ये नहीं चुप होंगे। मैंने करवा दी डाउन, अब आप अपनी बात बोलिए। बाकी जो है स्टेट्स वाला भी बोलिए जी, वो भी बोलूंगा। जिनके दुकानें बंद होने वाली है, मैं पूछना चाहता हूं कि केवल आप क्रिमिनल लॉ को मानोगे क्या, सिविल लॉ को क्यों मानते हो? तो सरिया के हिसाब से चलिए, आप क्रिमिनल लॉ भी आप सरिया के हिसाब से मानिए। हाथ के बदले हाथ कटा जाएगा, आंख के बदले आंख ली जाएगी, गले के बदले गला काटा जाएगा। तो मतलब अपने मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। और तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 आया, जब अफजल मियां जी आप लोग ने स्वीकार कर लिया, और जब ट्रिपल तलाक आया तो अस्वीकार कर रहे हैं। यानी कि जो आपके पक्ष में होगा तो कानून सम्मत है, आपके पक्ष में नहीं होगा कानून सम्मत नहीं है। और आपने कहा कि दहेज प्रथा का कानून लेकर के आए, सती प्रथा का कानून लेकर आए, इनका पालना नहीं हो रही है, तो क्या कानून नहीं लाएंगे? क्या कानून नहीं लाने चाहिए? क्या जंगल राज मचा देना चाहिए क्या? तो जिस तरह के कुतर्क दे रहे हैं, अपना स्टैंड तो क्लियर नहीं पा रहे हैं। दूसरा मैं कहता हूं सचिन जी, अगर ये कानून आएगा तो क्या क्या लाभ होने वाला है, ये सभी के लिए आने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 खत्म हो जाएगा, मुस्लिम विघटन अधिनियम 1939 खत्म हो जाएगा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 मुसलमानों ईसाई पारसियों पर जो लागू था वो खत्म हो जाएगा, मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 खत्म हो जाएगा, हिंदू संपत्ति निपटान अधिनियम 1916 खत्म हो जाएगा। यानी कि वन नेशन वन अगर लॉ आ रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? और जहां तक मैं कह रहा हूं कि 22वें विधि आयोग ने अगर आपसे राय मशवरा मांगा है, अगर एक विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया है, तो आपको सुझाव देना चाहिए। और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर हो रहा है। तो 22वें जो विधि आयोग ने आपसे सुझाव मांगा, सुझाव ड्राफ्ट तो तब आएगा ना जब विमर्श खड़ा हो जाएगा, जब चर्चा हो जाएगी, राय मुसारी हो जाएगा। अगर हम ड्राफ्ट पहले लेके आ जाते, अगर हमने ड्राफ्ट पहले रख दिया हो तो बोले कि भाजपा दोषी है इसके लिए। लेकिन जब आपसे राय मांगी जा रही है तो राय देने के लिए तैयार नहीं है आप केवल उसको रोड़ा अटकाने के लिए तैयार बैठे हैं कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम केवल महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, इस कुरीति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये वोट बैंक के जो गिद्ध बैठे हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उनको रास आती है। और जहां तक सचिन जी ऐसा है कि जैसे उत्तराखंड की बात बताई आपने कहा, उत्तराखंड में जिस तरह हमारी कमेटी बनी है, गुजरात में कमेटी बनी है, और निश्चित रूप से लागू करने का उनको अधिकार है। लेकिन स्टेट के साथ साथ सेंटर को भी अधिकार है, डीपीएसपी पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर केंद्र सरकार भी एक कानून ला सकती है। उसमें स्पष्ट वर्णन है, ऐसा नहीं है कि केवल राज्य ही ला सकता है। ठीक है, ठीक है। और आपने खुले में कहा था ला सकती हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कह दिया, इससे साफ जो है, इससे साफ संदेश कोई हो नहीं सकता। अब कपिल श्रीवास्तव जी, अब आप क्योंकि एडवोकेट भी है, अब ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी बरगलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपीजमेंट करता रहे। अब एक एडवोकेट होने के तौर पर बताइए, जब ये कहते हैं कि यूसीसी सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बंटवारा, गोद अधिकार और विवाह के संपर्क में ही सिर्फ उसके इर्द गिर्द आएगा, जिसमें सब नागरिक एक समान हो जाएंगे, बाकी अपना रीति रिवाज संस्कृति चलता रहेगा, उसमें उसको लेकर के किसी को कैसे कोई परहेज हो सकता है? और क्या इसके ऊपर आपका मत है? सचिन भाई, रीति रिवाज कहाँ चल पाएगा और प्रथाएं कहाँ चल पाएगी? कोई विधि का निर्माण कैसे होता है? उनमें तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है प्राकृतिक विधि की प्रकृति क्या कहे। तो वो सब तो रीति रिवाज और हमारी प्रथाओं से ही होती है। अब मैं एक बात आपको कहता हूं कि देखिए,
जब ये यूसीसी आएगा तो जिस तरीके की आप कह रहे हैं कि संपत्ति में अधिकार का हो, उत्तराधिकार में, या फिर आपका शादी का लॉ हो, या आपका गोद लेने का हो, दत्तक भरण, तमाम चीजें जिस तरीके से 1956 के अंदर जो है हिंदू बिल कोडिफाइड हो गया, इसी चीज को तो हमारे अभी 18 में विधि आयोग ने 2016 से जो कवायद शुरू की थी उसमें 18 को जिस्ट दे दिया था कि नहीं, यूसीसी से तो बेहतर होगा कि पर्सनल लॉज का हम संहिताकरण करें। और ये सर्वोत्तम है, क्योंकि सरला मुदगल केस हो या सैरा बानो जी का केस हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के निर्देश जो टिप्पणी की थी कि या तो यूसीसी लाओ या संहिताबद्ध करो। तो संहिताबद्ध करने में क्या आपको इतरा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब आप यूसीसी लेकर के आते हैं तो आप संविधान के मूल अधिकार जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से लेकर के 28 उससे संबंधित, जिसमें कस्टम भी है, प्रथाएं भी हैं, रीति भी हैं, रिवाज भी हैं, क्यों उनको प्रभावित करना चाहिए सर? लेकिन ये रीति रिवाज के प्रभावित तो कर ही नहीं रहा ना। मुझे एक बात बताइए सर। नहीं हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। नहीं कैसे? मतलब एक बात आइए सर, एक मतलब कि बहु विवाह जो है एक देश में ना होना, कोर्ट में जो है विवाह का रजिस्ट्रेशन होना, या उसके थ्रू ही, जैसे फैमिली कोर्ट में जो है जब जाता है हिंदू जाता है या कोई और जाता है, फैमिली कोर्ट से ही है जो इस तरीके की जो है कि वो होना। उसके बाद जो है बाप का अधिकार संपत्ति में किस तरीके से होगा, बेटे को होना, बेटी को होना, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गोद लेने का अधिकार रजिस्टर्ड होना, इससे कहां से संस्कृति खत्म हो जाएगी? मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि अभी जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 2018 के अंदर, उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? तो मोदी जी के ही कार्यकाल में बनी, उसने भी राय मशवरा किया और उसके बाद उनके जस्टिस ने एक रिपोर्ट दी। हमारे अकाली दल के जो मित्र थे उन्होंने उस बात को विस्तृत रूप से रखा भी है। और मैं एक बात ये आपको पूछना चाह रहा हूं कि जब आप जैसे हिंदुओं के अंदर ही आप देखिए, एक मिताक्षरा शाखा, एक दयाभाग शाखा, एक शाखा और भी, जब आपका उत्तराधिकार ही उससे अलग एक मैटरनल को करता है, एक पैटर्नल को करता है। दूसरी चीज के अंदर जो है मामा भांजी की शादी सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन मातृक्षरा विधि में जो हम लोग आते हैं उसके अंदर आप 7 पीढ़ी पिता की तरफ से और 3 पीढ़ी माता की तरफ से आपको सहोदर विवाह को बचाना होता है, वरना ये तो शून्य प्रारंभ से ही नल एंड वाइड होती है। तो आप मुझे बताइए, यही है जल जंगम जमीन, जो आदिवासी हैं उनके अपने नियम अलग तरीके से लागू होते हैं। हिंदू एक्ट के अंदर ही सेक्शन 2 के अंदर दे दिया कि आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो ये मैं तमाम बातें आपको कह रहा हूं। ठीक। इम्तियाज जी और हरीश जी का मैं एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद मनोज जी, क्योंकि काउंटर करने के लिए, क्योंकि जवाब देने के लिए कि व्यक्ति नहीं, ठीक, आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिए हैं। नहीं ठीक है, आदिवासियों के नियम, जल जंगल जमीन और तमाम चीजें, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी इतनी चीजें, और जाति जनजातियां, हिंदुओं में भी जाति जनजातियां इतनी, उनके लिए भी तमाम चीजें होगी। मनोज जी एक ही साथ जवाब दे दीजिएगा, एक कमेंट जो मैं ले लेता हूँ। इम्तियाज जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, और फिर उसके बाद हरीश जी, दोनों से एक छोटा कमेंट, फिर उसके बाद मनोज जी आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। इम्तियाज जी। देखिए, यूसीसी सिर्फ एक चुनावी गुब्बारा नजर आ रहा है, क्योंकि ये किसान कानून की तरह इसको लाया गया, ना किसी राजनीतिक दल के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री जी का इस पे कोई नियत साफ नहीं है। इसमें हम भाजपा से एक बात पूछना चाहते हैं कि 9 साल में इन्होंने नहीं बनाया, और इन्हीं का 2017 में जस्टिस PS चौहान का जो रिपोर्ट है वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। एकाएक अभी चुनावी स्टैंड लेकर के आए हैं। और इसमें देखिए एक चीज और है, भाजपा को बताना चाहिए कि सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लिए अलग एक्ट है, उसका क्या होगा? आदिवासियों के लिए कानून में बहुत सारे संरक्षण है, उसका क्या होगा? और भाजपा बार बार गोवा की बात करती है कि गोवा में कानून है, तो गोवा में जो कानून है वो हिंदू धर्म में जो है, अगर पत्नी से उसको पुत्र नहीं जन्म होता है, बेटा जन्म नहीं होता है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो क्या देश की महिलाएं इस कानून को स्वीकार करेंगी? तो ये सब तमाम चीज जो है ये पूरी तरह चुनावी गुब्बारा है। भाजपा को पता है कि स्टैंड क्लियर नहीं होने वाला है, कि सिर्फ देखिए प्रधानमंत्री जी पहली बार पसमानदा मुस्लिम और मुस्लिम समाज कर्नाटका में जो हनुमान जी का गदा लगा है, उसके बाद ये मुसलमानों के संरक्षण में, मुसलमानों के दरबार में घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं। जो विपक्ष एकता का पटना में हुआ है, ठीक है हरीश जी एक पॉइंट आपका, चुनावी के लिए ठीक है संक्षिप्त में हरीश जी एक पॉइंट आपका। अगर यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी आती है, एक ड्राफ्ट आता है, तो उसका कम से कम वेलकम तो किया जाना चाहिए ना। देखा तो जाए कि एक ड्राफ्ट आता है और सिर्फ इन्हीं 4-5 चीजों के इर्द गिर्द काम कर रहेगा, और ये बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है। सर इसका आंसर 21st लॉ कमीशन में आ चुका है।
उन्होंने कहा आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज ले आइए। ये एक लॉ बनाने की क्या जरूरत है? वेरी क्लियरली रीजंस बताए गए हैं उसमें। 7 लाख से ओपिनियन आए थे उसमें भी, उस पे आपने आज तक अमल क्यों नहीं किया? आपकी नीयत यूनिफॉर्मिटी लाने की नहीं है, आपकी नीयत इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की है। ये गलत है, ये किसी को अनिवार्य नहीं होगा। ये सारे लोग सारा अपोज करेंगे जैसे फार्म लॉज अपोज हुए हैं। आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट पहली पे तो विचार कर लीजिए, उस पे आपने क्या दिया अपना प्रतिक्रिया गवर्नमेंट ने? ठीक है मनोज जी, दोनों का जवाब दे दीजिए। लॉ कमीशन जिसने कहा था यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए लॉज में, आपने ही तो कहा था, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं कर पाए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आदिवासी, जल जंगल जमीन, तमाम चीजें, आपकी हिंदू में भी जाति जनजाति, तमाम चीजें, कैसे फिर यूसीसी होगा? देखिए सचिन जी, ना तो जनजाति समाज खतरे में है, ना ही मुस्लिम बहनें खतरे में हैं। ये इनकी सत्ता खतरे में, इनका वोट बैंक खतरे में, इसलिए इनकी बौखलाहट सबके सामने दिख रही है। जहां तक सवाल है जनजाति समाज का, जल जंगल जमीन की जो बात की कपिश जी ने कही और कुछ और पैनलिस्टों ने कही, जरा बताइए कि विविध जब संहिताकरण हो रहा है, जब यूनिफॉर्मिटी आएगी, सिविल कोड ये जब बनेगा, राय मुसारी होगी, एक मसौदा तैयार होगा, उसके बाद आपको बोलना चाहिए नहीं ये तो गलत हो गया और सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसा नहीं है कि मसौदा चला जाएगा, सब कुछ यहाँ अंधेर नगरी चल रही है, चौपट राजा है, संविधान है, देश में कानून है, सर्वोच्च न्यायालय है, पार्लियामेंट है, आप वहां पर विरोध कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये डर क्यों, ये बौखलाहट क्यों? ये जो धर्मनिरपेक्षता के बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, समानता के अधिकारों की बात करते हैं, ये बौखलाहट क्यों हो रही है सचिन जी? बौखलाहट इसलिए हो रही है, इनके वोट बैंक छिनने वाला है। इनको जो वोट बैंक, और कुछ लोग हैं जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, केवल दुकान चलाते हैं, जो हलाला की राजनीति करते हैं, फिर मुसलमान उनकी दुकान बंद होने वाली है। जो सरिया कानून चाहते हैं, देश संविधान से चलने वाला है। मैं कहता हूँ देश संविधान से चलेगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर दिशा निर्देश दिए हैं तो 22वें लो कमीशन ने अगर आपसे राय मुसारी मांगी है, आपसे सुझाव मांगे हैं, राय मांगी है, तो आपको सुझाव देना चाहिए, आपको कुछ पेश करना चाहिए। 8 लाख, लेकिन ड्रामा करने दे रहे सब लोग दे रहे, आप उसमें तो बातें नहीं कर रहे। आप मुसलमान महिला, मुसलमान बस आपको मुसलमानी दिखता है बस। महिलाओं के, लेकिन एक चीज तो है ना, कम से कम यूसीसी की हवा चली और विपक्ष में मच गई खलबली। अब जनता को तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट लाइए, जब पीएम तक पर मामला पहुंच चुका है, पीएम ही कह रहे हैं, तो जल्द ड्राफ्ट भी आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? कहीं ना कहीं जनता को फिर बताना पड़ेगा कि आप इस यूनिफॉर्मिटी के पक्ष में है या फिर आप इसके अगेंस्ट खड़े हैं। तब विपक्षी एकता का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना।